नमस्कार, मैं वृंदा। सोनम रघुवंशी मामले ने भारत के मीडिया को एक मौका दिया था। एक अवसर था कि निजी रिश्तों में बढ़ते अपराध के मामलों पर संजीदगी से बहस की जा सके, इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों पर ठहर कर बहस की जा सके। मगर हर बार की तरह ये मौका भी गंवा दिया गया। पिछले कुछ हफ्तों में इस मामले पर गोदी मीडिया में घंटों कवरेज हुई। इस मामले से जुड़ी सच्ची, झूठी, काल्पनिक सब तरह की थ्योरी आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई और पहुंची भी। ये मामला पुलिस के अधीन है, मगर हमने देखा कि स्टूडियो को ही अदालत बना दिया गया। टीआरपी बटोरने के लिए हर संभव कोशिश की गई। पीड़ित पक्ष से लेकर आरोपी पक्ष तक सबको न्यूज़ रूम में एक औजार बना दिया गया। आपको भी एक औजार बना दिया गया। इस बात को लेकर कहीं कोई बहस नहीं है कि एक संगीन अपराध हुआ है, इसे लेकर हमारा रवैया क्या हो सकता है, इसे लेकर नई बहस क्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम मीडिया का ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं। ये बहुत बार हो चुका है। बहुत से मामलों में बहुत से मामले ऐसे हमारे सामने से गुजरे हैं जब भारत के मीडिया ने खुद को और अपने दर्शकों को सिर्फ शर्मसार किया है। और अब तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी बात होने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बहस दुनिया भर के मीडिया चैनल्स और अखबारों में हुई है कि भारत के मीडिया ने कवरेज के नाम पर पूरे देश से झूठ बोला। तो मामला असल में कभी सिर्फ एक केस का नहीं होता है। अभी हम अपराध की बात कर रहे हैं तो मैं उसी पर टिकी रहूँगी। पर जब इतने बड़े मामले पर हज़ारों घंटों तक मीडिया चर्चा करेगा तो उसका असर समाज पर काफ़ी बड़े स्तर पर होगा। जब इस तरह के मामले में दर्शकों की इतनी दिलचस्पी है, तब ये एक मौका दे सकता था कि हम समाज में अपराध को लेकर गंभीरता से चर्चा कर सकें। मगर हर बार की तरह इस बार भी वो मौका गंवा दिया गया। आप रुक कर ज़रा सोचिए, इस मामले को लेकर आपने कैसी कैसी बहस देखी और सुनी। मैंने तो पूरे प्रोग्राम नहीं देखे, मगर बहुत से लोग ट्विटर पर क्लिप्स डाल रहे थे और इसे लेकर काफ़ी बहस हो रही थी। तो जैसे मैंने देखा कि नव भारत चैनल पर सोनम और राजा रघुवंशी की कुंडली पर चर्चा की जाने लगी। एक कुंडली एक्सपर्ट को बुलाकर स्टूडियो में मांगलिक दोष ढूंढा गया और ये बताने की कोशिश की गई कि ये तो होना ही था। इस देश में करोड़ों लोगों की शादी कुंडली देखे बिना होती है। बहुत से लोग कुंडली में विश्वास नहीं करते। करोड़ों लोग अपनी पसंद की शादी करते हैं और कुंडली को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो फिर इस तरह से टीवी डिबेट में कुंडली और मांगलिक दोष को डिस्कस करने का क्या मतलब है? और सिर्फ राजा और सोनम की कुंडली पर ही बहस नहीं हुई, बाकी आरोपियों की जन्म कुंडली भी निकाल कर उस पर भी चर्चा हुई स्टूडियो के अंदर। क्या स्टूडियो एंकर के पास कोई काम नहीं बचा है? अगर कुंडली ही दिखाई जानी है, उसी पर बहस होनी है, तो ज्योतिषी एंकरिंग कर ले, उसी को एंकरिंग करनी चाहिए। एंकर को किस बात की सैलरी मिल रही है? अंधविश्वास फैलाने की। ग्लोबल भारत में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और प्राइम टाइम में डिबेट में कुंडली दोष तलाशा जा रहा है। फिर हम किस तरह के वैज्ञानिक समाज और वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं? समाज के बंधनों से आज़ादी पाने का जो सफ़र होता है वो बहुत लंबा होता है, और आज़ाद होकर ही आप सुरक्षा और अधिकार और सम्मान और बराबरी की बात कर सकते हैं। मगर ऐसा लगता है कि भारत का मीडिया आपको तमाम तरह की बंदिशों में जकड़ के रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप इस मामले में सुरक्षा, अपराध, पुलिस व्यवस्था, सामाजिक पारिवारिक बंदिशों, इन सब की बात ना करके कुंडली की बात करें। वो चाहता है कि आपको किसी तरह से दिस वर्सेस दैट, ये बनाम वो की बहस में उलझा कर रख दिया जाए, फिर चाहे वो कुंडली हो या राज्य हो या इंसान हो। आज तक पर आरोपी राज कुशवाहा और मृतक राजा रघुवंशी, इन दोनों की माँओं को आमने सामने डिबेट में बुलाया गया, और ऐसा एक नहीं, ऐसा कई चैनल्स पर हुआ जहां दोनों की माँओं को बुलाकर कोशिश की गई कि किसी तरह से दोनों एक दूसरे से भिड़ जाएं, लड़ जाएं, और टीआरपी के लिए कुछ मज़ेदार निकल आए, वायरल करने के लिए कुछ कंटेंट बन जाए। परिवारों के घरों में घुसकर दर्जनों माई घर वालों को घेर रहे हैं,
परिवार वाले गुहार कर रहे हैं कि आप प्लीज़ चले जाइए, लेकिन उनके सामने जी न्यूज़ का माइक ला दिया जाता है। ये क्या उनकी निजता का हनन नहीं है? क्या ये प्रताड़ना नहीं है? अभी तक मामला पुलिस के अधीन है, लेकिन टीआरपी की खोज में चैनल कई कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तरह तरह की कहानियों और एंगल को खोज कर ला रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर कहा जा रहा है, एक शो में मैंने देखा, सीसीटीवी फुटेज चल रही है और एंकर कह रहा है कि देखिए सोनम चैटिंग कर रही है। क्या आप सीसीटीवी देखकर बता सकते हैं कि कोई चैटिंग कर रहा है या स्क्रॉलिंग कर रहा है या गूगल मैप चला रहा है या गाना सुन रहा है? मेघालय जाने से पहले सोनम ने यूट्यूब पर मेघालय के वीडियो देखे तो कहा जाने लगा कि वो रेकी कर रही थी। रेकी करना, किसी अपराधी का रेकी करना एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी बात है, उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंस है, उस डिस्कवरी का एक महत्व है। क्या हम ऐसे ही किसी की यूट्यूब सर्च हिस्ट्री से इस तरह के दावे कर सकते हैं? और ये यूट्यूब सर्च हिस्ट्री कौन देख रहा है? क्या एंकर्स के पास, रिपोर्टर्स के पास किसी की पूरी यूट्यूब सर्च हिस्ट्री आ गई है? क्या दर्शकों को ये सवाल पूछने का मौका भी मिल रहा है कि ये जानकारी आ कहाँ से रही है? सोनम रघुवंशी के मामले में एक चैनल का रिपोर्टर फुलवारी शरीफ थाने के पास एक कार चालक से बात कर रहा था। उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था, तो बस वो बार बार पूछे जा रहा था कि सोनम क्या कार में सोई थी या जागी थी, कुछ खाया था या नहीं खाया था, क्या खाया था। इन सवालों को बार बार पूछकर किसी तरह से एक लंबा वीडियो तैयार किया जा रहा था, ताकि सोनम रघुवंशी के मामले पर अपडेट के नाम पर कुछ भी परोसा जा सके, कुछ भी रिपोर्ट जो है वो फाइल हो जाए। रिपोर्टर जो ज़मीन पर है उसे पता है कि कुछ नहीं है, फिर भी उस पर दबाव होता है कि कुछ ना कुछ देना ही है, तो वो कुछ ना कुछ देने लग जाता है। अपने कैमरे से वो आपको बैग दिखाने लगता है, चप्पल दिखाने लगता है, मेकअप या कपड़े दिखाने लगता है। अपराध की कवरेज के अपने नियम होते हैं, उसके अपने कायदे होते हैं, पूरा तरीका होता है, और अपराध को कवर करने वाले एक्सपर्ट रिपोर्टर्स होते हैं जो जानते हैं कि वो तरीका क्या है। मगर तमाम संसाधन होते हुए भी लाखों करोड़ों के चैनल क्या करते हैं? वो कुंडली पर बहस करते हैं, इस तरह के डिबेट करते हैं जिसमें परिवारों को लड़ाया जाए, अपने रिपोर्टर पर रिपोर्ट फाइल करने का दबाव बनाते हैं। इसलिए जब कुछ नहीं होता है तब भी रिपोर्टर को कुछ फाइल करना पड़ता है। तो ये कहीं से भी, किसी भी प्रकार के पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ शर्मनाक है कि गोदी चैनल आपके साथ ये कर रहे हैं। इस तरह के मामलों में एक बात और देखने को मिल रही है, जब लड़कियां अपराध में शामिल हों या लड़कियों के साथ अपराध हो, तब पुरुष प्रधान सोच का उस पूरी बहस पर पूरा कब्ज़ा हो जाता है। अक्सर जब महिलाओं के साथ अपराध होते हैं तो बाकी लड़कियों को सलाह दी जाने लगती है कि उन्हें अपने पहनावे पर, अपने रहन सहन पर, अपने आने जाने पर, घर से निकलने के समय में, इस सब में बदलाव करना चाहिए, अपने ऊपर बंदिशें बढ़ा लेनी चाहिए। और अगर वो खुद ऐसा ना करें तो उन्हें घर में बिठा कर रखने वाले ऐसे बहुत से तंत्र होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। अब जब एक महिला ने अपराध किया है, और इसी तरह से मुस्कान रस्तोगी के मामले में भी एक महिला द्वारा अपराध किया गया था, तो एक बहस बनाई जा रही है कि लड़के डर गए हैं। जिनकी नई शादी होने वाली है उन्हें अपनी होने वाली पत्नियों से डर लगने लगा है, लड़कों को प्यार करने से डर लगने लगा है, लड़कों की डोमेन में लड़कियां आ गई हैं, ये सब चल रहा है। महिलाओं के साथ पुरुषों ने हमेशा अपराध किया है, पुरुषों के साथ भी पुरुषों ने ही अपराध किया है। तो क्या पुरुषों को आज तक कभी डर नहीं लगा? अब अचानक से डर लगने लगा है? असल में ऐसा कहकर पढ़ी लिखी लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। अपनी आज़ादी के लिए बोलने वाली लड़कियां, पितृसत्ता के हिंसा के खिलाफ बोलने वाली लड़कियां, इन सब को लेकर एक छवि बनाई जा रही है कि पुरुषों को असल में उनसे ख़तरा है। पढ़ी लिखी लड़कियां प्लानिंग कर सकती हैं, ख़तरनाक होती हैं। आप सोशल मीडिया पर चल रही बहस को देखिए, ऐसा लगता है कि कोई चश्मा ही नहीं बचा है लड़कियों को देखने का। अपराध में शामिल लड़कियों को कैसे देखा जाए, इसे लेकर कोई समझ ही नहीं है। फेमिनिस्ट शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सबसे सरल शब्दों में फेमिनिज्म का मतलब है कि पुरुष और मर्द के बीच बराबरी हो,
समाज में बराबरी हो। इसी देश की फेमिनिस्ट्स ने सामाजिक बराबरी की कितनी लड़ाई लड़ी है। सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए भी लड़ाई की है। क्या बराबरी की मांग को अपराधी घोषित कर दिया जाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में बराबरी के अधिकार की मांग करने वालों को अपराधी घोषित नहीं किया गया हो। बार बार हमारे इतिहास में ये हुआ है। मगर क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि इस तरह की घटना और महिलाओं के साथ अपराध के इतने लंबे इतिहास को नज़रअंदाज करते हुए इसे महिलाओं का मजाक उड़ाने और टारगेट करने का मौका बना दिया गया? इस मामले में सोनम रघुवंशी की भूमिका साफ होने से पहले एक और टारगेट भी ढूंढ लिया गया था। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद और सोनम के मिलने से पहले के कुछ दिनों में एक पूरे राज्य को ट्रोल किया गया, नस्लवादी टिप्पणी की गई, मेघालय के तमाम लोगों को आपराधिक दृष्टि से देखा गया, तरह तरह की कहानियां बनाई गई। अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि परिवारों को भी सोचना चाहिए कि क्या हमें अपने बच्चों को इतनी दूर वेकेशन पर भेजना चाहिए। इसमें दूर की क्या बात है? क्या मेघालय इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है वो मेघालय को कवर नहीं करता है? और उनकी इस चेतावनी का क्या मतलब है जब आखिर में मामला तो कुछ और ही निकला ना। मोहन यादव जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उसी मध्य प्रदेश के युवकों ने जाकर मेघालय में हत्या को अंजाम दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश को मेघालय से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्थानीय लोगों में भी इसे लेकर काफ़ी गुस्सा है कि किसी तरह से इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में मेघालय को टारगेट किया गया हर तरह से। न्यूज़ चैनलों ने भी इस आग को हवा दी और इस सब का असर ये हुआ कि मेघालय में टूरिज़्म वाकई प्रभावित हुआ। बहुत से लोगों के रोज़गार पर इसका सीधा असर हुआ है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बातचीत में आपके साथ उन मामलों को फिर से याद करूँ जब मीडिया ने आपके साथ, आप दर्शकों के साथ बेईमानी की, ये नाइंसाफ़ी की कि सुरक्षा, अपराध, अधिकार, आज़ादी, पुलिस व्यवस्था, सरकारी जवाबदेही, इन सब की बहस को किनारे करके सिर्फ मसाले लगाकर आपके सामने एक ड्रामा रचा और वो ड्रामा पेश किया। सोनम रघुवंशी, श्रद्धा वॉकर और रिया चक्रवर्ती, इन तीनों मामलों से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि औरतें जब अपराध की शिकार होती हैं, औरतें जब अपराध में शामिल होती हैं, समाज और मीडिया की प्रतिक्रिया में सांप्रदायिकता और पितृसत्ता दोनों की दोस्ती आपको दिखने लगती है। किसी मुस्लिम मर्द के हाथों अपराध की शिकार महिला की खबर आते ही गोदी मीडिया सांप्रदायिक सुर में हंगामा करने लगता है, जबकि ठीक उसी तरह के अपराध दूसरे धर्म के युवक भी कर चुके होते हैं, या जब करते हैं तो शांति पसर जाती है। सेम पैटर्न है। एक लड़की के अपराध के बहाने, एक लड़की के साथ हुए अपराध के बहाने कभी धर्म को टारगेट किया जाता है, कभी सारी लड़कियों को टारगेट किया जाता है और कभी किसी राज्य को ही टारगेट किया जाने लगता है। श्रद्धा वॉकर के केस में कितना झूठ फैलाया गया, कितनी नफरत बोने की कोशिश हुई। रिया चक्रवर्ती के केस में कितना झूठ उस पर थोपा गया। रिया के साथ जो हुआ, जिस तरह से उस मामले की कवरेज हुई, वो शर्मनाक ही नहीं था, वो आपराधिक था। एक लड़की को अपराधी घोषित कर दिया गया, हत्यारा बताया गया, क्या क्या शब्द नहीं इस्तेमाल हुए, उसके परिवार का पीछा किया गया, उसकी निजता का पूरी तरह से हनन कर दिया गया और आखिर में कुछ नहीं निकला। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। श्रद्धा वॉकर के मामले में जिस तरह से कवरेज की गई, उसका कारण किससे छिपा है? उसके पार्टनर आफताब की धार्मिक पहचान को उसके अपराध से जोड़ा गया, जबकि ठीक वैसे ही अपराध हिंदू लड़कों ने अपनी हिंदू और मुस्लिम पार्टनर्स के साथ भी किए हैं, अपनी सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के पार्टनर्स के साथ किए हैं। क्या उन मामलों को वैसी कवरेज मिली जैसी आफताब और श्रद्धा के केस को? तो ये कई बार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये गलती पहली बार दोहराई गई है, ये कई बार हो चुका है और हो सकता है इसे गलती माने भी नहीं गोदी मीडिया। तमाम आलोचना के बाद भी जब ये बार बार दोहराया जाए तो क्या इसे गलती कहा जाएगा? मकसद असल में यही है कि किसी तरह से रेटिंग मिल जाए, किसी तरह से एक माहौल बन जाए, और अगर कोई बड़ा मुद्दा
जिस पर बहस से बचना है उसे ढक दिया जाए। इस देश में कितने प्रदर्शन होते हैं जब मीडिया चुप्पी साध लेता है। मणिपुर की हिंसा पर आपने कितनी रिपोर्टिंग देखी? बीबीसी की क्या वो रिपोर्ट आप तक पहुंची है? आपने प्राइम टाइम डिबेट्स में देखी है कि कुंभ में सरकारी दावे से कहीं अधिक मौतों का आंकड़ा सामने आया है। सरकार ने कहा था कि 37 लोग मारे गए हैं, मगर बीबीसी की जांच में 82 लोगों के मरने की बात सामने आई है। इतना बड़ा विमान हादसा इस देश में हुआ, लगातार खबरें चल रही हैं, मगर पिछले कई महीनों में विमानों के उनकी ख़राब होती हालत पर लाखों लोगों ने शिकायत की है। ट्विटर आप देखिए, खोलकर भरा पड़ा है। क्या आपने कभी इसके बारे में कोई बहस देखी कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर लोग इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं? आखिर क्या कमी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि बहस हुई ही नहीं। जहां मसाला लगाकर ड्रामा नहीं बनाया जा सकता, उस पर बहस होगी ही नहीं। ये नया नियम है। इस देश में हर रोज़ महिलाओं के साथ हज़ारों अपराध होते हैं। आपने इस पर विस्तृत रिपोर्ट कब देखी है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का ही आंकड़ा है कि भारत में रोज़ाना रेप के 86 मामले दर्ज होते हैं। ये सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं। माना जाता है कि 90% से ज़्यादा मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। ये हालत है। पर क्या इस बारे में आपने मीडिया में कोई बहस देखी है? दिल्ली में बलात्कार की इतनी संगीन घटना हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आरोपी किसी दूसरे धर्म का निकलता है, पूरी राजनीति पलट जाती है। जिन राज्यों को कभी कवरेज नहीं मिलती, उनके असल मुद्दों को, उनके बड़े मुद्दों पर कभी कवरेज नहीं होती, वहाँ जाकर भी मीडिया कवरेज करने लग जाएगा अगर सांप्रदायिक एंगल वहाँ दिख रहा हो तो। मीडिया के एंकर का खून खौलने लगता है। इनका मकसद एक ही होता है कि किसी तरह से माहौल गर्म हो जाए और किसी को उसका फ़ायदा मिल जाए, उसका सियासी फ़ायदा मिल जाए। इनके लिए बलात्कार की घटना या कोई अपराध सरकार और पुलिस व्यवस्था की नाकामी नहीं है। सरकार से पूछने का मौका ही नहीं है। पुलिस से सवाल करने का मौका ढूंढा भी नहीं जाता और दिया भी नहीं जाता। टीवी चैनलों का कवरेज बता रहा है कि वो महिलाओं को और लड़कियों को कैसे देखता है, कैसे तुरंत ही चरित्र का एंगल लाया जाता है और चरित्र के बहाने सारी लड़कियों को टारगेट किया जाने लगता है। एक अपराध के आधार पर क्या सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को, नवविवाहिताओं को, गर्लफ्रेंड्स को, दोस्तों को, इन सब को शक की निगाह से देखा जाएगा? संभावित अपराधी की तरह देखा जाएगा? इस तरह के डिबेट हो रहे हैं कि सोनम जैसी लड़कियों की संख्या बढ़ क्यों रही है? सोनम टाइप गर्ल्स, सोनम टाइप, क्या ये डिबेट का टॉपिक हो सकता है? क्या कभी आपने चिंटू टाइप और सोनू टाइप और पिंटू टाइप लड़कों के अपराध पर बहस देखी है? इस देश में जहां रोज़ाना कितने बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी का दबाव बनाया जाता है, उसके लिए मजबूर किया जाता है, शादी से पहले लाखों करोड़ों रुपया कैश मांगा जाता है, दहेज मांगा जाता है, छोटी बच्चियों से लेकर बुज़ुर्ग महिलाओं तक उनके साथ यौन अपराध होते हैं, घर में अपराध होते हैं, रिश्तेदार अपराध करते हैं, वहाँ पर डिबेट चल रहा है कि सोनम टाइप लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि सोनम को शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, हत्या का अपराध क्यों किया। सुप्रिया श्रीनेत ने भी ये बात कही है और ये ठीक बात है, मगर ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में अपनी मर्जी की शादी करना ज़्यादातर लड़कियों के लिए आज भी संभव नहीं है। मना कर देने की बात थ्योरेटिकली काफ़ी ठीक लगती है, लगता है कि हाँ यही होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक दल ये कह सकता है कि हम लड़कियों के इस अधिकार के लिए लड़ेंगे कि उन्हें अपनी मर्ज़ी की शादी का अधिकार मिले? सबसे पहले कौन सी पार्टी ऐसे वादे से भागेगी, किस पार्टी के लोग विरोध करेंगे, ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ है। मध्य प्रदेश में एक लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो उसके परिवार ने दबाव बनाना शुरू किया। तनु गुर्जर किसी और से शादी करना चाहती थी। उसने एक वीडियो जारी कर दिया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा परिवार जिम्मेदार होगा। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पुलिस वालों के सामने लड़की के पिता ने गोली मारकर अपनी बेटी की हत्या कर दी।
ये इस समाज की सच्चाई है, जहाँ शादी से इनकार करना, अपनी पसंद की शादी करने की बात करना, ये मौत की सज़ा है। महिलाओं के साथ अपराध हो या कोई महिला अपराध करे, कोशिश यही रहती है कि लड़कियों पर पहरा बढ़ा दिया जाए। अंधेरे के बाद घर से मत निकलो, ये कपड़े पहनकर घर से मत निकलो, लड़कों से बात मत करो, प्यार मत करो। जब भी अपराध होता है, हम किसी न किसी को कटघरे में लाने की जल्दी में दिखाई देते हैं। किसी धर्म, जेंडर, राज्य को, किसी की पहचान को आरोपी बनाना चाहते हैं। मीडिया की इसमें अहम भूमिका होती है, लेकिन बतौर एक दर्शक आप क्या देख रहे हैं और कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसकी आज़ादी अभी भी आपके पास है। मीडिया आपसे सोचने के नाम पर दिमाग गिरवी रखने के लिए कह रहा है। इस मीडिया से आप कहिए, पूछिए कि तुम लोग सोचो, कुंभ में 80 से अधिक लोगों के मरने की खबर की रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो? इतने अपराध हो रहे हैं, उस पर रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो? जब खुद सोचने लायक नहीं रहे, तब दूसरों से कह रहे हैं, दर्शकों से कह रहे हैं कि सोचिए, सोनम अपने से कम उम्र के लड़के से प्यार करती थी, एक नौकर से प्यार करती थी। क्या किसी से प्यार करना इस देश में अपराध है? जाहिर है हत्या करना अपराध है, मगर अपनी पसंद जाहिर करना, अपनी 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 आज़ादी के मुताबिक जीना, इस देश में एक लड़की होकर ये कहना कि मैं ये चाहती हूँ, क्या ये भी अपराध है? क्या एक लड़की के अपराध के आधार पर, जो भी साबित नहीं हुआ है, जो पुलिस के अधीन है, क्या उसके अपराध पर सारी देश की लड़कियों को एक तरह से टारगेट किया जाएगा, उन्हें एक खांचे में फिट किया जाएगा? तय करना मुश्किल है असल में कि मीडिया ज़्यादा गंदा है या इस समाज की सोच। आप सोचिए इस बारे में। नमस्कार, मैं वृंदा।